So what are exceptions? So we can say that any unexpected event that will disrupt or may crash our normal flow of the program, that we can call an exception. तो प्रोग्राम क्रैश होने का दो तरीका हो सकता है, फिर किस दो तरीके से मेरा प्रोग्राम क्रैश हो सकता है। या तो मेरे प्रोग्राम रन करते समय कोई एरर आया होगा या फिर कोई एक्सेप्शन जनरेट हुआ होगा। तो इसमें से ये जो एरर होता है ये सिस्टम लेवल पे होता है। इसमें जैसे कि मेरा मेमोरी फुल हो गया या फिर एक इनफाइनाइट लूप चल गया, तो वहां पर ये एरर आता है, उसको हम लोग हैंडल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो ये एक्सेप्शन होता है ये हमारा होता है कि जो मेरा प्रोग्राम है, प्रोग्राम में किसी लॉजिक के कारण आता है ये एक्सेप्शन, या फिर किसी एक्सटर्नल रिसोर्स को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं लेकिन वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो वहां पर मेरा एक्सेप्शन जनरेट होता है। एक्सेप्शन होता दो तरीके का है, एक होता है चेक्ड एक्सेप्शन और दूसरा अनचेक्ड। चेक्ड एक्सेप्शन जो होता है ये जेवीएम जो होता है, अगर हम चेक्ड एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर रहे हैं तो फिर जेवीएम मेरा प्रोग्राम को कंपाइल होने के लिए देगा ही नहीं। लेकिन अनचेक्ड के केस में ऐसा नहीं होता है, वहां पर मेरा प्रोग्राम कंपाइल तो हो जाएगा लेकिन अगर कोई एक्सेप्शन एग्जिस्ट कर रहा होगा तो मेरे को रन टाइम पे वो पता चलेगा। तो यहाँ पर जेवीएम बोलेगा नहीं कि कंपाइल कि एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया तो हम कंपाइल करने नहीं देंगे। चेक्ड में आता है जैसे कि किसी एक्सटर्नल रिसोर्स पे अगर मेरा प्रोग्राम डिपेंड कर रहा है, जैसे कि हम किसी फाइल को एक्सेस करना चाह रहे हैं या फिर हम किसी डेटाबेस को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो वहां पर हम लोग को एक्सप्लिसिटली उस केस को हैंडल करना पड़ता है कि अगर जनरेट हुआ एक्सेप्शन तो क्या करना है। और अनचेक्ड के केस में जैसे कि हम किसी डिवाइड बाय जीरो कर दे रहे हैं किसी नंबर को, या फिर हम एक नल पॉइंटर पे ऑपरेशन करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नल वैल्यू जैसे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर नल स्टोर है, नल वो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है लेकिन उसके ऊपर हम उसका लेंथ निकालने का कोशिश कर रहे हैं, तो वो सारे वो सारे अनचेक्ड एक्सेप्शन के केस में आएगा। ये मेरा लॉजिक का इशू है इसमें, उसको हम लोग प्रोग्राम प्रोग्राम का अगर लॉजिक सही कर देंगे तो वो एक्सेप्शन हट सकता है। फिर उसके बाद आता है कि यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन क्या होता है और हम लोग उसको जरूरत क्यों पड़ता है। जावा में कुछ बिल्ट इन एक्सेप्शन है जैसे कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन, एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, तो ये सारा क्या है कि किसी स्पेसिफिक केस के लिए है। लेकिन जब हम अपना एप्लीकेशन खुद का एप्लीकेशन बनाएंगे तो वहां पर ये जो प्री बिल्ट एक्सेप्शन है ये मेरे लॉजिक को डिफाइन नहीं करेगा, डिस्क्राइब नहीं करेगा। तो उस केस में हमको अपना खुद का एक्सेप्शन बनाना पड़ता है, और जो कि एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करता है। वो क्यों इनहेरिट करवाते हैं, क्योंकि हम चाहेंगे कि जो एक्सेप्शन जो क्लास है, जो ओरिजिनल एक्सेप्शन क्लास है, उसके पास कुछ मेथड्स होता है जैसे कि गेट मैसेज की जो इवेंट हुआ है जिसकी वजह से एक्सेप्शन आया है उसका वो क्या मैसेज है उसके अंदर में, या फिर प्रिंट स्टैक ट्रेस, ये जो है किस लाइन नंबर में एक्सेप्शन है वो पूरा डिटेल एक्सेप्शन देता है, ये डिटेल इन्फो देता है। फिर टू स्ट्रिंग, ये मेरे किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग फॉर्मेट में चेंज करने काम में आता है। या फिर हम लोग ट्राई कैच थ्रू इन सबको यूज करना चाह रहे हैं, या फिर जेवीएम उसको पता कर सके कि ये एक एक्सेप्शन है, तो इसलिए हम लोग यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन बनाते हैं ताकि मेरा खुद का लॉजिक के हिसाब से हम अपना एक्सेप्शन का नाम दे सकें। अब जब एक्सेप्शन थ्रो हुआ तो इसको वो मेरा करेगा क्या, प्रोग्राम को अनकंट्रोल मैनर में क्रैश करा देगा कि अगर यूजर किसी एप्लीकेशन को यूज करना चाह रहा है लेकिन वो बीच में क्रैश कर गया, उसको पता नहीं चला कि क्यों क्रैश क्यों हुआ, या फिर ये कुछ भी एरर आया तो क्यों एरर आया, तो उसको एक प्रॉपर मैसेज मिलना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग एरर हैंडलिंग यूज करते हैं। एरर हैंडलिंग यूज किया जाता है कि मेरा जो प्रोग्राम टर्मिनेट हो रहा है या फिर एग्जिट हो रहा है वो कंट्रोल मैनर में एग्जिट हो, प्रॉपर मैसेज मिले। जब डेवलपर होगा वो किसी प्रोग्राम को डेवलप कर रहा होगा तो उसको प्रॉपर डिबगिंग के में मदद मिले, तो इसलिए हम लोग एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग में मेनली 5 कीवर्ड्स का यूज किया जाता है, जैसे इसमें ट्राई आता है, कैच, फाइनली, थ्रो और थ्रू। ट्राई के अंदर हम लोग वो कोड रखते हैं जो कि एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, और कैच के अंदर में जो एक्सेप्शन थ्रो हुआ है उसको हैंडल करते हैं, मतलब कि कुल मिला के कैच के अंदर में उस एक्सेप्शन को हम लोग एक कंट्रोल मैनर में प्रोसीड करवाते हैं। उसके बाद फाइनली के अंदर में ये मेनली यूज किया जाता है कि कोई भी क्लीन अप पर्पस के लिए, किसी फाइल को ओपन किया तो उसको क्लोज करने के लिए, या फिर किसी डेटाबेस कनेक्शन किया उसको एग्जिट, या फिर उसको जब भी डिस्कनेक्ट करना है उसके लिए। तो ट्राई और कैच में से दोनों में से कोई भी रन हो, फाइनली को फर्क नहीं पड़ता है, वो हमेशा ही रन करने वाला है, चाहे फिर ट्राई रन हो या फिर कैच रन हो, थ्रो एक्सेप्शन जनरेट हुआ हो या नहीं हुआ, फाइनली हमेशा रन करेगा। और थ्रो यूज करते हैं हम लोग
जब भी हम लोग को खुद से अपने तरफ से हम लोग को कोई एक्सेप्शन जनरेट कराना है, उस समय हम लोग थ्रो का यूज करेंगे। और थ्रोज होता है, ये यूज करते हैं हम लोग किसी मेथड के सिग्नेचर में। और वो मेथड करेगा क्या, कि उस मेथड के अंदर में अगर उस टाइप का एक्सेप्शन थ्रो हुआ है, तो वो मेथड हैंडल नहीं करेगा। वो हैंडल करेगा कौन, जो उस मेथड को कॉल किया होगा। अभी इन सबको कोड की मदद से हम लोग समझते हैं। पहले एक डायग्राम इधर देख लेते हैं। जैसे कि इधर है, ये ऑब्जेक्ट क्लास होता है, मेन क्लास। वो फिर एक थ्रोएबल क्लास होता है, वो ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट करता है। जावा में कुछ भी थ्रो होगा, वो थ्रोएबल क्लास को इनहेरिट करना ही चाहिए। इसको एरर और एक्सेप्शन इनहेरिट करता है। और फिर एक्सेप्शन, जो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन जो हम लोग खुद का बनाएंगे, उसको एक्सेप्शन इनहेरिट करता है। क्यों? क्योंकि हमको ये सारे फंक्शंस को यूज चाहे हम चाहेंगे कि ये सारे फंक्शंस मेरे भी जो हम बनाए हैं अपना, उसमें भी एग्जिस्ट करे, उसमें भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सेप्शन का देखते हैं। सबसे पहले क्या था इसमें, एक्सेप्शन दो तरीके का था, एक चेक्ड और एक अनचेक्ड। चेक्ड में हम लोग को हैंडल करना पड़ रहा था एक्सप्लिसिटली पहले से, और अनचेक्ड में जरूरत नहीं पड़ रहा था, मतलब जेवीएम हमको बोल नहीं रहा था कि एक्सेप्शन हैंडल करो। तो यहाँ पर है चेक्ड एक्सेप्शन का एग्जांपल। इसमें हम एक फाइल को रीड करना चाह रहे हैं। इधर में ये रीड करने का, ये आउटपुट निकालने का है। तो इसमें हम लोग, ये एक चेक्ड एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें मेरा प्रोग्राम एक्सटर्नल रिसोर्स पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर अगर हम इसको ट्राई कैच के अंदर नहीं रखते हैं, अगर हम नॉर्मली इसको ऐसे ही ओपन कर देते हैं, तो यहाँ पर मेरा एक इशू आएगा, कंपाइल टाइम ये एक्सेप्शन आएगा कि हम लोग फाइल नॉट नॉट फाउंड एक्सेप्शन को हम लोग हैंडल नहीं कर रहे हैं। अगर इसको रन करके देखते हैं, जावा एक्सेप्शन, हाँ यहाँ पर अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन फाइल नॉट एक्सेप्शन मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर टू द क्लोन। तो इसमें हम लोग को बोल रहा है कि इसको हैंडल करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये एक ट्राई ट्राई कैच यूज करने का ये तरीका है। और दूसरा है कि हम लोग को यहाँ पर क्लोज करना पड़ेगा इस फाइल को जो ओपन किए हैं। लेकिन अगर हम लोग ट्राई विथ रिसोर्स ब्लॉक यूज करते हैं, तो ट्राई के अंदर एक पैरामीटर जाएगा। यहाँ पर जैसे ट्राई एंड होगा, तो ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। तो ये एक तरीका है, इसमें हमको क्लोज यूज नहीं करना पड़ा, जैसे इसमें यहाँ पर यूज करना पड़ा था। और दूसरा है अनचेक्ड एक्सेप्शन। इसमें जैसे कि मैं डिवाइड बाय जीरो करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर जेवीएम जो है वो एक्सप्लिसिटली अभी मैसेज नहीं दे रहा है, कि कंपाइल टाइम पे वो नहीं मैसेज देगा कि यहाँ पर रन टाइम एक्सेप्शन, यहाँ पर कोई एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है। लेकिन जब हम उसको रन करेंगे, तब वहां पर ये एरर आएगा। अभी के लिए, जैसे यहाँ abc.txt, इससे मेरा यहाँ फाइल है, इसमें abc.txt एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो अभी ये वाला ये लाइन एरर थ्रो करेगा इसमें। हाँ, यहाँ पर abc.txt फाइल इज मिसिंग, तो हम लोग एक abc.txt फाइल पहले बना लेते हैं। हम्म, अब ये वाला कोड रन कर जाना चाहिए। हाँ, अब यहाँ पर एरर आ रहा है कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ये वाला हो गया क्योंकि इसमें इसको मिल गया। अब इसमें आ रहा है, ये मेरा कंपाइल टाइम, जब यहाँ पर हम कंपाइल किए थे, उस समय कोई एरर नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि ये डिवाइड बाय जीरो, ये एक रन टाइम एक्सेप्शन है। और जब हम उसको रन किए, यहाँ पर रन रन किए, तो उस समय इसका एरर आया डिवाइड बाय जीरो का। तो ये होता है मेरा अनचेक्ड और चेक का डिफरेंस, कि किसको हैंडल करना है और किसको हैंडल जेवीएम नहीं बोलता है करने के लिए खुद से। अब थ्रोज और यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन देख के कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर है, इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है, एक मेन फंक्शन है, उसके अंदर हम एक रिस्की मेथड है, एक रिस्की मेथड कर क्या रहा है, कि अगर लेस देन वैल्यू है, वैल्यू वैल्यू का लेस देन जीरो है, तो फिर मेरा एक नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्शन जनरेट करेगा। यहाँ पर हम थ्रो कर रहे हैं, मतलब एक्सप्लिसिटली हम अपने तरफ से जनरेट करवाना चाह रहे हैं। और अगर नहीं करेगा, तो ये प्रोग्राम ऐसे सीधा सीधा चल जाएगा। इसमें सबसे पहले अगर हम -5 प्रिंट करते हैं, तो -5 यहाँ पर जाएगा। यहाँ पर थ्रोज नेगेटिव, मतलब कि ये वाला जो मेथड है, ये वाला मेथड, ये नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्शन का टाइप का एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। ये लाइन ये बोलना चाह रहा है। और ये बोलना चाह रहा है, थ्रो जब हम यूज किए,
कि ये रिस्की मेथड इसको हैंडल नहीं करेगा। मेथड इसको हैंडल कौन करेगा, जो इसको कॉल किया, इसको कॉल मेन मेथड किया है, इसीलिए इसमें यहाँ पर ट्राई कैच हम लोग यूज किए हैं। और यहाँ पर हम लोग एक खुद का यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन बनाए हैं। इसमें क्या किया, एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट किए हैं, और उसके बाद फिर ये सुपर कीवर्ड होता है जो कि पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। तो वहां पर ये सुपर मैसेज जैसे देंगे, तो ये मेरा इधर में ये पूरा एरर का एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट जनरेट होगा इसमें। और इसमें जब यहाँ पर रिस्की मेथड जब -5 को कॉल करेंगे, तो उसमें होगा कि वैल्यू लेस देन 0, ये वाला कंडीशन जो है ट्रू रिटर्न करेगा। तो इफ कंडीशन चलेगा तो ये मेरा थ्रो करेगा, और ये थ्रो करा, लेकिन हैंडल ये मेथड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग थ्रोस कीवर्ड यूज किए। थ्रोस क्या करेगा, इस मेथड इस एक्सेप्शन जो जनरेट हुआ है इसको हैंडल करने के लिए दे देगा जो इसको कॉल किया है। इसको कॉल इसका मेन, यहाँ पर मेन मेथड किया था। तो फिर उसके बाद ये वाला ब्लॉक चलेगा, कैच वाला। क्यों? क्योंकि इस ट्राई के अंदर में एक्सेप्शन जनरेट हुआ था। तो फिर इसका आउटपुट आना चाहिए कॉट एन एक्सेप्शन। और एक गेट मैसेज होता है, जो मैसेज मेरा एक्सेप्शन जनरेट होने में जो मैसेज यूज किए हम लोग, मैसेज कौन सा यूज किए, ये वाला मैसेज यूज किए हम लोग इसमें। नेगेटिव ब्लॉक, नेगेटिव वैल्यू इज नॉट अलाउड, प्लस वैल्यू, वैल्यू जो भी यहाँ से पास हो रहा होगा, ये वैल्यू, वही वाला वैल्यू यहाँ पे पास हो रहा होगा। तो फिर इसका आंसर आना चाहिए, इसका आउटपुट आना चाहिए कॉट एन एक्सेप्शन, नेगेटिव वैल्यू इज नॉट अलाउड, और उसके साथ में -5 होगा। ये कॉन्केटिनेशन के लिए हम लोग यहाँ पे यूज कर लिए। और इस वाले में ये रन कर जाना चाहिए। इस वाले केस में जब 10 पास करेंगे, तो ये वाला ब्लॉक नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू मेरा, इसका आउटपुट जो है, इसका रिजल्ट मेरा फॉल्स आ जाएगा। तो फिर ये वाला वैल्यू इज एक्सेप्टेबल प्लस वैल्यू आ जाएगा। इस वाले को भी हम लोग रन करके देखते हैं। जावा सी, जावा सी थ्रोएबल वर्सेस एक्सेप्शन, जावा थ्रो एक्सेप्शन, एक्सेप्शन। यहाँ पर पहले वाले के लिए जैसा हुआ था, इस वाले के लिए, इस वाले केस के लिए ये इफ ब्लॉक चलेगा। इफ ब्लॉक चला यहाँ पर, नेगेटिव वैल्यू इज नॉट अलाउड, और दूसरे वाले के लिए एल्स ब्लॉक चला। तो ये हो गया हम लोग का थ्रोस और खुद का एक्सेप्शन कैसे बनाए। क्योंकि हम लोग यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव नंबर चेक कर रहे थे ना, तो यहाँ पर ये वाला मेरा जो क्लास बना है, ये क्लियरली डिफाइन कर रहा है कि हम लोग, मेरा एक्सेप्शन क्या किस टाइप का होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग और भी यूज कर सकते हैं प्री डिफाइंड अरिथमेटिक एक्सेप्शन एक्सेप्शन, लेकिन वो मेरे यूज केस को क्लियरली डिफाइन नहीं कर रहा है ना, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर खुद का बनाना चाहिए। तो अगर हम लोग को समराइज करें एक्सेप्शन हैंडलिंग को, इसमें मेनली 5 कीवर्ड यूज करते हैं हम लोग। ट्राई, ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो और थ्रोस। ट्राई के अंदर रिस्की कोड, कैच के अंदर हैंडल करेंगे, फाइनली के अंदर हम लोग क्लोजर फंक्शन, क्लोजर का काम करते हैं जो कि हमेशा ही रन होगा। और थ्रो के अंदर में अपने खुद के तरफ से हम एक्सेप्शन जनरेट करा के थ्रो करना चाह रहे हैं, मतलब कि हम खुद से प्रोग्राम को क्रैश कराना चाह रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए, इसका थ्रो का अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल दें, तो अगर हम किसी एप्लीकेशन को है जो 18 प्लस के लिए ही सिर्फ हम चलाना चाह रहे हैं, तो अगर वो 18 से नीचे होगा तो वो मेरा एप्लीकेशन नहीं चलना चाहिए आगे, तो यहाँ पर हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। और थ्रोज वो एक्सेप्शन जो जनरेट हुआ है उसको प्रोपोगेट कराने का काम करता है, मेनली जो उसको कॉल किया उसको हैंडल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है। तो होप कि एक्सेप्शन समझ में आया हो। अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। भैया, जैसे कि अगर किसी वैल्यू को हम लोगों को यहाँ पर किसी एक पॉइंट से इंक्रीज करना हो, तो उस टाइम पर क्या एक्सेप्शन उस चीज पर वेरी करेगा? अगर इंक्रीज कराना चाह रहे हैं हम, हाँ। उसमें अगर हम कंडीशन लगा दें कि अगर, जैसे कि हम, मेरा वैल्यू अभी इनिशियली 0 है, अगर हम मान के चलते वैल्यू इनिशियली 0 है, और हम चाह रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 10 तक ही जाए, तो हम एक एक्सेप्शन यहाँ पर एक्सेप्शन ले सकते हैं कि अगर वैल्यू इक्वल्स टू 10, अगर वैल्यू इक्वल्स टू 10 बन जाता है, तो फिर हम प्रोग्राम को बंद कर देना चाहते हैं, फिर हम एक्सेप्शन थ्रो कराना चाह रहे हैं। एक्सेप्शन थ्रो करने से मेरा प्रोग्राम बंद ही हो जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ चाह रहे हैं तो फिर हम लोग एक्सेप्शन का यूज कर सकते हैं इसमें, कि अगर हम उसको 0 से इंक्रीज कर करके 10 मैक्सिमम वैल्यू हम चाह रहे हैं, उसके बाद प्रोग्राम नहीं, उसके बाद आगे वैल्यू और नहीं बढ़ना चाहिए, तो इस केस में हम लोग यूज कर सकते हैं उसको। भैया, अगर सेम अगर
कोई ऐसे ही पार्ट हो, मतलब जहाँ तक इंक्रीज कर लिया और उसके बाद अगर फिर से हम लोग अगर डिक्रीज करना चाहते हैं, लेकिन बीच में कहीं पे हमें किसी एक रीजन की वजह से उसे स्टॉप करना पड़ा, तो उस वक्त क्या करेंगे? उसपे भी हम लोग कंडीशन लगा सकते हैं कि जैसे कि पहले इंक्रीज हो गया 10 तक, उसके बाद हम चाह रहे हैं कि जब डिक्रीज एक बार 10 पे इंक्रीज तक पहुंच जाए, उसके बाद जब डिक्रीज कर रहा हो तो 5 से मेरा नीचे नहीं जाना चाहिए। तो उसमें हम कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर वैल्यू 5 है और अभी मेरा मेथड जो कॉल हुआ है वो डिक्रीज का मेथड कॉल हुआ हो, ये इसको हम लोग एक बुलियन, उसके साथ में एक बुलियन वेरिएबल भी दे सकते हैं कि हाँ ये डिक्रीज का मेथड चल रहा है। तो जब वो दोनों वेरीफाई हो जाएगा तो हम उस समय एक एक्सेप्शन थ्रो करा देंगे, जैसे कि वैल्यू इक्वल्स टू अगर हम लोग 5 दे देते हैं और इसके साथ में कंडीशन और मान लेते हैं कि इसमें कंडीशन और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बुलियन अभी इज नेगेटिव का वैल्यू चल रहा है, इज डिक्रीज करना चाह रहे हैं, हम इज डिक्रीज करना चाह रहे हैं। अगर इस डिक्रीज का वैल्यू जैसे कि हम इसको -1 सेट कर देते हैं डिक्रीज के लिए, और नहीं डिक्रीज के लिए इसको हम 1 सेट कर देते हैं, और इंक्रीज के लिए इसको हम 0 सेट कर देते हैं। अगर यहाँ पर से इधर इधर से जा रहा हो तो फिर इस डिक्रीज का वैल्यू यहाँ पर चेक करेगा कि अगर वो 1 है और उसके साथ में वैल्यू 5 है तो फिर मेरा एक्सेप्शन थ्रो। तो यहाँ पर ऐसा इसका कंडीशन दे सकते हैं इसमें हम लोग। तो ये इंक्रीज करते समय ये मेरा एक्सेप्शन नहीं थ्रो होगा, लेकिन जब डिक्रीज करना चाह रहे हैं तभी एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। क्लियर हुआ क्या? हाँ भैया, मतलब जब हमें उस बीच में किसी पॉइंट पर जब स्टॉप करना होगा, तब हमें n% डबल इज डिक्रीज, ये लिखना होगा। हाँ, ये अभी का लॉजिक, अभी जिस तरीके का सिचुएशन था उस लॉजिक के लिए ये सुटेबल है इसमें, कि जब मेरा वैल्यू 5 हो जाए और लेकिन अगर इस डिक्रीज का वैल्यू 0, मतलब अगर इंक्रीज करते समय 5 आया है तो मेरा नहीं चलना चाहिए ये, लेकिन अगर डिक्रीज करते समय 5 आया है तो फिर ये मेरा बस चलेगा। तो ये एंड मेरा जो है वो अ, जब इसका लेफ्ट साइड का रिजल्ट भी ट्रू हो और राइट साइड का रिजल्ट भी ट्रू हो, तो ये मेरा पूरा पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का स्टेटमेंट मेरा ट्रू रिटर्न करने वाला है। अब भैया एक और चीज़ था कि अब मतलब अगर हम लोग यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए आपने स्टार्टिंग में कहा था ना कि कोई प्रोडक्ट अगर हमारे पास आ रहा है, तो वो प्रोडक्ट अगर उसका जो रेट होगा, तो वो रेट अगर हमें रेट नहीं, लिखना रेट है, नहीं, फिर राउट बोले वो, मतलब कि रास्ता जिस पाथ से आ रहा है, जिस रास्ते से आ रहा है वो बोल सकते हैं। तो भैया मतलब अगर हमें एक्सेप्शन इसी से अगर देखना हो कि मतलब जो प्रोडक्ट हमारे पास आया है उसका रेट कितना हो सकता है, तो उसके लिए क्या करें? नहीं, मेरा जो वो एग्जांपल था ना, एग्जांपल में मेरा रेट नहीं था वो प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट का मेरा पाथ था, मतलब कि जैसे कि अभी दिल्ली से डिस्पैच होके कोलकाता गया, उसके बाद वहां से उड़ीसा आया, तो तो कोलकाता तक पहुंचा सही, लेकिन कोलकाता में कुछ इशू आ गया। तो जो कोलकाता से लेके उड़ीसा तक का रास्ता था उसमें कुछ इशू आया, तो कोलकाता से उड़ीसा तक पहुंचाने का हमको दूसरा रास्ता कंपनी को खोजना होगा ना, कंपनी दूसरे रास्ते से भेजेगी। ये था मेरा वो वाला एग्जाम्पल, उसमें उसमें रेट नहीं था। तो जो उसमें जो वो दूसरा रास्ता जो यूज किया कंपनी, वो एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला, वो एक्सेप्शन हैंडलिंग है। और जो मेरा मेन रास्ता जिसपे मेरा आना चाहिए था, वो मेरा एक्सेप्शन हुआ है वहां पर जनरेट। क्या क्लियर हुआ? हाँ भैया।